हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो अगर आपको स्कूल छोड़े हुए कई साल हो गए हैं और या अगर आप किसी इंग्लिश कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बेसिक्स का आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के दो बेसिक कंसेप्ट्स की। उनको मैं पहले हिंदी में लिखना चाहूँगा। एक तो है नाम और दूसरा है हमारा काम। तो जो पहली चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि नाम और काम, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? तो आप थोड़ा सोचेंगे और बताएंगे कि ये दोनों अलग अलग है। नाम यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम आप कहेंगे मार्कर है। लेकिन इसका काम क्या है, मैं इसे काम क्या ले सकता हूँ? काम मैं इसको लिख सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ, मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, मैं इसको थ्रो कर सकता हूँ, फेंक सकता हूँ। तो जो भी काम मैं मार्कर के साथ या मार्कर के ऊपर कर परफॉर्म कर सकता हूँ, जो एक्शन मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ, वो मेरे काम रहे। तो आज से ही, पहले लेसन से ही हम नाम को अब कहना चाहेंगे नाउन और काम को अब से हम कहेंगे वर्ब। तो ये जो नाम को नाउन और काम को हमने वर्ब कहना शुरू किया है। तो ये इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स हैं, नाउन और वर्ब। अब इसमें हर एक चीज का नाम रहेगा। अब दुनिया में कहीं भी जाएं, इवन जो चीज़ों को हमें नहीं भी पता, जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता, हमने उनको भी एक नाम दे दिया कि हम उसको बेनाम कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में हम उसको अननोन कह सकते हैं। और इवन इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा यूएफओ का। व्हाट डू मीन बाय यूएफओ? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसी चीज जिसको हम पहचान नहीं पा रहे, हम उसको नाम नहीं दे पा रहे हैं कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसका भी हमने एक नाम रख दिया, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो जितनी चीजें हम दुनिया में हमारे आसपास देखते हैं वो सारी की सारी नाउन है। जैसे कि सन है, सुबह देखते हैं हम, मून है, हमें रात को देखने को मिलता है। तो हर एक वो चीज, पर्वत, पहाड़, हर एक वो चीज जो हम अपने रोज की जिंदगी में देखते हैं, हमारा मोबाइल, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरा ये हाथ है, तो हर एक चीज एक नाम है। और नाम को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजे वर्ब की। वर्ब यानी कि कोई भी एक एक्शन, कोई भी एक सर्टन एक्शन जो मैं परफॉर्म कर सकूं, जो भी काम मैं कर सकूं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, ये दो अलग अलग एक्शंस हैं। और उसके बाद ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल बिगिनिंग में है, ये शुरुआत है। अब हम इसे आगे सीखेंगे। ओके, सो नाउन और वर्ब को समझने के बाद अभी हम डील करने वाले हैं वर्ब के साथ। तो वर्ब को समझेंगे। वर्ब में हम दो तरह से वर्ब देखते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। तो अंग्रेजी में हमारे पास सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब है जो बेसिक हैं, प्राइमरी हैं। और वो 3 कौन कौन सी हैं? वो हैं बी, हैव और डू। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी, जो अंग्रेजी की नींव है, जो अंग्रेजी की बुनियाद है। तो जैसे आपको पता होगा कि हर वर्ब की एक फॉर्म भी रहेगी, तो हेल्पिंग वर्ब की भी एक फॉर्म है। बी की फॉर्म है इज, एम, आर, पास्ट के लिए वाज, वर, और बीन और BEING, बीइंग। और उसके साथ हैव की फॉर्म रहेगी हमारे पास, हैज प्रेजेंट में, और जो हैड है वो पास्ट में। डू के लिए डज और डिड। तो ये नंबर में अगर हम काउंट करें तो ये टोटल 14 हेल्पिंग वर्ब्स बनती हैं हमारी। उनको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि बी की हेल्पिंग वर्ब्स, बी की फॉर्म्स क्या करेंगे? इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज और पास्ट के लिए, और बीन और बीइंग। और उसके बाद हैव के लिए हैव और हैज प्रेजेंट और हैड पास्ट में। डू की फॉर्म्स क्या रहेंगी? डू और डज प्रेजेंट और डिड पास्ट में। मैं इसको हाईलाइट भी करूंगा अभी। जैसे कि ये जो जितनी वर्ब्स हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं, ये सारी की सारी पास्ट में लगती है। और ये जो ऊपर वाली वर्ब है डू, हैव और बी के साथ, ये सारी की सारी हमारी हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। और बीन और बीइंग, जो ये दो वर्ब बची, ये हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं, तीनों टेंसेस में यूज करते हैं। तो अभी हम इसे आगे सीखने वाले हैं। इससे आगे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बात करेंगे मेन वर्ब की।
मेन वर्ब की आपको जैसे ध्यान रहेगा, मेन वर्ब की भी हमारे पास फॉर्म रहेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया वर्ब यानी कि कोई भी काम को करना, जिस चीज को जो एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो हमारे लिए हमारा वर्ब है। तो वर्ब हम सबसे पहले, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं तो मैं लिखना यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिखूंगा, राइट यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? राइट, रोट और V3 रिटन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म राइट्स। ऐसे ही करके मैं कुछ वर्ब की फॉर्म्स यहाँ पे और लिखने वाला हूँ। तो ये कुछ वर्ब की फॉर्म्स लिखी है मैंने, और जैसे आपने इसको पढ़ा तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो कुछ वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जैसे हम पहली वर्ब लेते हैं राइट, रोट, रिटन। तो इसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो EN से एंड हो रही है, और राइट, रोट, रिटन तीनों ही वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय ING एंड द फिफ्थ वन इज S और ES। या तो S लगेगा या ES लगेगा फिफ्थ वन में। और प्ले की बात करें तो प्लेड, प्लेड, ये दोनों वर्ब की फॉर्म सेम है, और कट में ये तीनों ही सेम है। तो यानी कि कहने का मतलब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी या तो तीनों वर्ब की फॉर्म सेम रहेंगी या कोई दो सेम रहेंगी और ED से एंड होगी। लेकिन कुछ वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स बहुत ज़्यादा अलग अलग रहेगी, जैसे डू, गो, वेंट और गॉन। और साथ ही साथ मैंने लिखा हैव और डू, ताकि आप पहले दिन ही ये समझ पाएं कि जो हैव और डू है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं हम अंग्रेजी में, और उसे एज ए मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं। सो हैव सेकंड और थर्ड फिर इसके लिए सेम रहेगा, हैड और हैड, और डू के लिए डिड और डन। लेकिन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय ING एंड द फिफ्थ वन इज S, ES, ES, S, ES, S, ES। तो इसमें कुछ पहले दिन जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि कुछ लेसन ये लीजिएगा आप, कुछ फिक्स नहीं है। वर्ब की फॉर्म्स का जो टाइप है, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब करके, या रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब करके हम इसको सीखते हैं, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आप कुछ रट्टा लगा के या याद करके आप इसको सीख पाएंगे। आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे अपने डेली रूटीन कॉन्टेक्स्ट में आपको वर्ब्स आती जाएंगी, वैसे वैसे आप वर्ब की फॉर्म के साथ फेमिलियर होते जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा लेसन ये रहेगा कि फोर्थ फॉर्म मतलब वो वर्ब जो ING से फॉलो होती है, और फिफ्थ फॉर्म जो S और ES से होती है। अब यहाँ से इतना समझ आने के बाद अभी हम इससे आगे चलते हैं। ओके, सो अभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीखने के बाद अभी हम बात करने वाले हैं नाउन के लिए। तो नाउन सिखाने से पहले मैं फिर से हिंदी में कुछ लिखना चाहूँगा। सेंटेंस है हमारे पास, बच्चा रोते हैं और बच्चे रोता है। अब यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और मुझे बताइएगा इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत, और जो गलत है वो क्यों गलत है और जो सही है वो क्यों सही है। सो अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, गलती क्या है, तो वो गलती ये है कि यहाँ पे रोते की जगह रोता आना था, रोता की जगह रोते आने थे, जो कि मैं नहीं पूछ रहा हूँ। गलती इसमें रोता रोते की नहीं है, गलती ये है कि यहाँ पे जो बच्चा है वो सिंगुलर है। वो जो नाउन है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एक वचन है, और जो हमने वर्ब इसके लिए यूज कर ली वो हमारी एक से ज्यादा है। और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे हमारे पास जो नाउन है वो एक से ज्यादा है, यानी कि प्लूरल है, और जो वर्ब है हमारे पास वो एक है, सिंगुलर है। तो इन दोनों ही केसेस में ये सेंटेंसेस हमारे दोनों ही गलत हुए। और ऐसे हमारी भाषा यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी और पंजाबी में भी होता है। तो इस चीज से हमने सीखा क्या कि अगर हमारी नाउन जो है वो सिंगुलर है, यानी कि इफ वी हैव सिंगुलर नाउन, अगर मेरे पास सिंगुलर नाउन है तो मैं वर्ब कौन सी लगाऊंगा, बहुवचन, प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर। So if I have plural verb, then I must have plural. If I have plural noun, I must have plural verb. प्लूरल नाउन के लिए मैं यूज करूंगा प्लूरल वर्ब, और इसे मैं कहता हूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई होते हैं। सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के लिए
प्लूरल वर्ब। और ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, दिस इज द वे वी टॉक, ये हमारे बातचीत करने का तरीका है। और ऐसा पंजाबी और हिंदी में भी होता है, और यही सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में भी। तो ये इतना समझने के बाद एक और चीज मैं आपको आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये चीज हमें पता है कि नाउन जो है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। जैसे अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिखूं बॉय, सो बॉय डेफिनेटली इट्स अ सिंगुलर वर्ड, बॉय इज अ सिंगुलर नाउन हियर। लेकिन जैसे अगर मैं इसके साथ एस का यूज करता हूं तो ये प्लूरल हो जाएगा, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं एक से ज्यादा लड़कों की। तो ये नाउन को प्लूरल बनाने का वन ऑफ द वेज है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं कि नाउन के साथ अगर एस या ई एस यूज होता है तो नाउन प्लूरल हो जाती है, तो आप मेरी बात से 100% अग्री रहेंगे। जैसे हमने बच्चों में भी किया था, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, फादर फादर, मैं भी कहूंगा मार्कर मार्कर्स। अगर मेरे पास एक मार्कर है तो ये मार्कर रहेगा, एक से ज्यादा मार्कर है तो वो मार्कर्स हो जाएगा। तो ये चीजें हमने बचपन में की थी। लेकिन एट द सेम टाइम आज हमने ये देखा कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। ये सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल वर्ब। तो लेकिन वर्ब की तो फॉर्म्स हमने देखी थी पांच वर्ब की फॉर्म्स में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म सिंगुलर और कौन सी प्लूरल है। मैं एक बार फिर से आपके लिए एक वर्ब लिखता हूं, जैसे कि राइट, रोट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स। तो इन पांचों जो पांच वर्ब की फॉर्म्स हैं, इनमें से ये अगर हमें डिसाइड करना हो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल है तो ये फिर से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपके पास थोड़ा टाइम है, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए इनमें से कौन सी सिंगुलर और कौन सी प्लूरल लग रही है आपको। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी ना, हमेशा ही वो प्लूरल रहेगी, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहेगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। और जो बीच वाली वर्ब की फॉर्म्स होती है, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, ये ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है, ये न्यूट्रल होती है। तो अगर मैं कहूं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, fifth form of the verb is always singular, and rest of them, second, third and fourth, these are neither singular nor plural. ये कुछ भी नहीं होती, ना तो ये हिंदी में हम इसको कहेंगे, ना तो ये एक वचन होती है ना ये बहुवचन होती है। वर्ब की जो पहली वर्ब की फॉर्म होती है वो रूट वर्ब, वो बहुवचन होती है, और वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, एस ई एस वाली। सो यहाँ पे एक और चीज है कि हम कैसे मान लें कि एस ई एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है। तो इसके लिए जो मैं एग्जांपल हमेशा क्लासरूम में यूज करता हूं कि अगर मुझे मेरा नाम बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा। मुझे अगर बताना हो कि मेरा नाम दीपक है तो मैं कैसे बताऊंगा अंग्रेजी में, माय नेम इज दीपक। और ये सबसे जेंटल वे है, सबसे एक अच्छा तरीका है अपना नाम बताने का। और मैंने कौन सी वर्ब का यूज किया यहाँ पे, इज। और इसके लास्ट में क्या फॉलो हो रहा है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है एस। क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं अंग्रेजी में हमेशा से ही। तो अगर यहाँ पे इस लगा है तो इसका मतलब इज सिंगुलर नाउन है, और आगे जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। तो ये इस रूल को, इस चीज को सेटिस्फाई करता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि मेरा नाम एक सिंगुलर नाउन है तो मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। तो इसके अलावा और कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो सिंगुलर होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से मैं बता रहा हूँ भी। मेन वर्ब से हमने देखा हर एक वो वर्ब की फॉर्म, हर एक वो लेक्सिकल वर्ब जिसके साथ एस या ई एस लगता है वो सिंगुलर है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से अगर हम देखें तो इज है, वाज है, हैज है और डज है। इन चारों हेल्पिंग वर्ब के साथ इज लास्ट में इज है। तो ये प्रूव करते हैं कि ये सिंगुलर वर्ब है। तो दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर वर्ब के साथ एस ई एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। सो लेट्स राइट इट डाउन। अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो इस चैप्टर के आखिरी दो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, पहला लेसन, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे हम, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे हम। तो प्लूरल नाउन कौन सी होती है, जिसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, यानी कि नाउन के साथ जब एस ई एस लगता है तो नाउन
प्लूरल हो जाती है। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जब वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये लेसन आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।